कुछ एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे जोर पकड़ गए हैं, खासतौर से नौजवान कुछ। और जैसे आपने अखबार में देखा होगा, वो मोटरसाइकिल पे जाके या किसी तरह से बहुत लोगों को मार रहे हैं। 2 जून 1984 को इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर लाइव आती है और पंजाब में मारे जा रहे निर्दोष हिंदू व सिखों के हितों की सुरक्षा के लिए बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील करती है। वहीं दूसरी तरफ मेजर कुलदीप सिंह बरार के नेतृत्व में सेना अमृतसर पहुंच चुकी थी और 3 जून को सभी फोन लाइन्स को काट दिया गया, बिजली कनेक्शन काट दिए गए, सभी पत्रकारों को अमृतसर से बाहर किया गया, पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया गया। इसी बीच कुछ पत्रकारों ने भिंडरावाले से सेना की मौजूदगी को लेकर सवाल पूछे, लेकिन भिंडरावाले इस बात से आश्वस्त थे कि सेना गोल्डन टेम्पल में प्रवेश नहीं करेगी और यदि करेगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम आत्मसमर्पण किसी भी हाल में नहीं करेंगे। यहाँ से बाहर या तो हमारी लाश जाएगी या फिर सेना को वापस जाना पड़ेगा। यानी मकसद साफ था और बहुत खून खराबा होने वाला था। और खालिस्तान की मांग भारत में किस तरीके से शुरू हुई, क्यों ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, इससे संबंधित इवेंट्स, इससे संबंधित घटनाओं को मैं अपने पहले एपिसोड में कवर कर चुका हूं। जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा है, आप वो एपिसोड देख सकते हैं। 3 जून को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी थी और बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु आए हुए थे। सेना ने सभी श्रद्धालुओं से बाहर आने की अपील करी, लेकिन केवल 127 श्रद्धालु ही बाहर आए और पता चला कि भिंडरावाले के समर्थक श्रद्धालुओं को बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून शाम 7 बजे के करीब सेना के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के द्वारा ज्ञानी जैल सिंह के साथ बातचीत की जाती है। ज्ञानी जैल सिंह उस समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे, लेकिन इस ऑपरेशन के संबंध में ज्ञानी जैल सिंह को कोई जानकारी नहीं थी। ज्ञानी जैल सिंह बातचीत के दौरान इंदिरा गांधी से पूछते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस आखिर कर क्या रही थी, इतने भारी तादाद में हथियार हरमिंदर साहिब अकाल तख्त में इकट्ठे किए गए, क्यों नहीं भिंडरावाले को अकाल तख्त पर कब्जा करने से पहले काबू किया गया। 2 दिन की कार्रवाई के बाद 7 जून को भिंडरावाले की मौत हो जाती है और इस भारी गोलीबारी में अकाल तख्त को भी भारी नुकसान होता है। सरकार ने इस अकाल तख्त को बनवाने की भी पेशकश की थी, लेकिन सिखों के द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है और शिवम के द्वारा सिखों ने मिलकर अकाल तख्त को दोबारा बनवाया गया। 8 जून को ज्ञानी जैल सिंह हरमिंदर साहब से संबोधन देते हैं, लेकिन उन पर भी आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है और इस हमले में उनके एक सिक्योरिटी गार्ड के कंधे पर गोली लगती है। लेफ्टिनेंट जनरल बरार के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन में 83 सैनिक, 4 ऑफिसर, 248 इंजर्ड हुए। वहीं आतंकवादी व सिविलियंस 412 थे जिनकी इस ऑपरेशन के दौरान मौत हुई। हालांकि इससे संबंधित आंकड़े अन्य सोर्स से बहुत कहीं अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े यही हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक बड़ा फैसला लिया जाता है और पीएम की सुरक्षा सलाहकारों के द्वारा इंदिरा गांधी को सलाह दी जाती है कि वो अपने सुरक्षा में लगे सभी सिख सुरक्षाकर्मियों को हटाए, लेकिन पीएम के द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह एक धर्मनिरपेक्ष भारत की पीएम है। यदि किसी एक समुदाय को टारगेट करके उनका शंका के आधार पर उनके लिए कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा तो यह उस पूरे समुदाय को अपमानित करने जैसा होगा। 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी एक ऐतिहासिक भाषण देती है जिसमें वो बलिदान की बात करती है। कहती है कि मैं आज हूँ, कल ना हो, लेकिन यह देश मेरे बाद भी रहेगा। मेरे खून का एक एक कतरा पूरे भारत को जीवित रखेगा। और इसके अगले दिन ही 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के करीब इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा फायरिंग की जाती है और इस हमले में इंदिरा गांधी को 30 गोलियां लगती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जाता है, लेकिन एम्स में पहुंचने के बाद डॉक्टरों के द्वारा इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसी शाम राजीव गांधी को देश का अगला पीएम घोषित कर दिया जाता है। दरअसल सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी देश का पीएम बने, क्योंकि उन्हें भी डर था कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ है कहीं वो राजीव गांधी के साथ भी ना हो। हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगों की बाढ़ सी आ गई थी और 3 दिन के अंदर करीब 3000 के करीब सिखों को मौत के घाट उतारा गया। राजीव गांधी एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा या भारी भरकम पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन तो हिलती ही है। यहाँ आसपास की जमीन से क्या मतलब था? क्या राजीव गांधी जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनको सही साबित कर रहे थे? क्या उनको वो सही ठहरा रहे थे? दरअसल हिंसा के बदले हिंसा रोकने की उम्मीद करना ही बेईमानी है। इससे पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ,
बल्कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में एक समुदाय को इतना वल्नरेबल बना दिया कि वो स्वयं को भारत से अलग एक खालिस्तान के समर्थन में खड़े होने लगे। और पंजाब 10 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन में रहा और बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रही। इसी तरीके की एक घटना 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बॉम्ब रखा गया, जिसमें 329 लोगों की जान गई, जिसमें से 268 कैनेडियन यात्री थे, 27 ब्रिटिश यात्री और 24 इंडियन। उसी दिन जापान एयरबेस पर भी एयर इंडिया फ्लाइट 301 में भी बॉम्ब रखा गया था और 2 क्रू मेंबर की मौत हुई। इनका मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार था, जो अब्रोड से बैठकर अपनी आतंकवादी गतिविधियों को चला रहा था, जिसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना भी की थी। 1986 में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन और दमदमी टकसाल के उग्रवादियों ने दोबारा अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस बार पंजाब पुलिस ने ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया। अब की बार ऑपरेशन के दौरान सावधानी रखी गई, जूतों को बाहर उतारा गया, सिर को ढककर रखा गया और हरमिंदर साहिब में किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं की गई। सामान्य स्थिति लौटने से पूर्व पंजाब एक दशक तक हिंसा और संघर्ष में जूझता रहा। 1987 में इसी तरीके की यह घटना लालरू में 32 हिंदू बस यात्रियों को मारा गया और 1991 में लुधियाना में 80 ट्रेन यात्रियों को मारा गया। राजीव गांधी के द्वारा भी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक राजनीतिक पहल की जाती है और 1985 में राजीव और लोंगोवाल समझौता होता है, जिसमें चंडीगढ़ का मुद्दा और नदी विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कमीशन बनाने पर सहमति व्यक्त की जाती है। लेकिन उग्रवादी इस समझौते के पक्ष में नहीं थे और उग्रवादियों के द्वारा हरचंद सिंह लोंगोवाल की भी हत्या कर दी जाती है। आतंकवादियों से लोहा केवल सरकार ही नहीं, सिविलियंस भी ले रहे थे और एक ऐसा परिवार भी सामने आता है जिसके द्वारा आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए संघर्ष किया। एक ऐसा संधू परिवार जिसमें बलविंदर सिंह संधू, उसकी पत्नी और 2 बेटों ने, जब उन्हें घर पर 30 सितंबर 1990 को आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें करीब 200 आतंकवादी थे, हमला किया जाता है, तो उनके द्वारा बहादुरी और साहस से उन आतंकवादियों को वापस खदेड़ दिया जाता है। और संधू परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जिसको बहादुरी और साहस के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 4 शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। पंजाब के डीजीपी KPS गिल को आतंकवादियों से सख्ती से निपटने के लिए छूट दी गई थी और 1 दशक की मशक्कत के बाद पंजाब में कुछ हद तक शांति स्थापित होती है। लेकिन अभी हाल ही में दोबारा फिर से खालिस्तान की मांग उभर कर सामने आ रही है। क्यों समृद्ध और संपन्न राज्य कंगाली के हालात पर पहुंच चुका है और इसको इतना समर्थन मिलता कैसे है? दरअसल सिखों की आबादी पूरे विश्व भर में लगभग 26 मिलियन के करीब है और इसमें से 4 से 5 मिलियन पॉपुलेशन भारत से बाहर रहती है और खालिस्तान की मांग भी भारत से बाहर ज़्यादा पॉपुलर है। भारत में उसको इतना समर्थन नहीं मिलता और भारत से बाहर से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां को अंजाम दिया जाता है जो खालिस्तान की मांग को कहीं ना कहीं भारत में भी इंस्टिगेट करती है। भारत के द्वारा भारत से बाहर रहने वाले सिख सेपरेटिस्ट को टेररिस्ट घोषित किया गया है। इनमें बहुत सारे टेररिस्ट US, कनाडा, UK, पाकिस्तान में रह रहे हैं और वहीं से अपने खालिस्तान की मांग को समर्थन दे रहे हैं और फंडिड कर रहे हैं। अभी हाल ही में MHA के द्वारा एक एडवर्स लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 312 खालिस्तानी टेररिस्ट के नाम शामिल थे। इनमें से कुछ खालिस्तानियों के नाम जैसे परमजीत सिंह पम्मा UK से, कुलवंत सिंह लूथरा UK से, वाधवा सिंह बब्बर जिसको चच्चा नाम से भी जानते हैं पाकिस्तान से, हरप्रीत सिंह US और गुरपतवंत सिंह पन्नू US से अपनी एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। इनके साथ साथ पाकिस्तान की ISI का भी टॉप खालिस्तानी लीडर्स को समर्थन मिलता है। उनके द्वारा इन खालिस्तानी लीडर्स को फंड किया जाता है और वो इन फंड का प्रयोग भारत में खालिस्तान की मांग को उठाने के लिए करते हैं। जब दिल्ली में 3 फार्म लॉ का विरोध हो रहा था तब खालिस्तान समर्थकों ने इसे भड़काने का भी काम किया। सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में बैन ऑर्गेनाइजेशन है उसने अनाउंस किया और जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था 26 जनवरी के करीब उसको फंडिड किया और जिस व्यक्ति ने केसरी झंडा लाल किले पर लहराया था भारत के झंडे को उतारकर उसको रिवॉर्ड भी किया। और इसी तरह दीप सिंह सिद्धू के द्वारा जो पंजाबी एक्टर्स था सोशल मीडिया पर लाइव आकर पंजाब में एक सेपरेट होमलैंड को सपोर्ट करने की मांग को उठाया और वारिस पंजाब दे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया। लेकिन उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन को इतना समर्थन नहीं था, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। लेकिन जब दुबई से रिटर्नी अमृतपाल इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनते हैं तब वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन करती है। अमृतपाल खुलकर खालिस्तान के समर्थन में सामने आते हैं और भिंडरे वाले को अपना आदर्श मानकर
उनके रास्ते पर चलने की बात करते हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना मकसद रखते हैं। दरअसल वो नशे का बहिष्कार को लेकर पारंपरिक सिख वेशभूषा को सिखों में अधिक पॉपुलर करके सिख राज्य को बनाने को लेकर लोकप्रिय होने लगे थे और उनको अधिक पॉपुलैरिटी तब मिलती है जब अंजनाला पुलिस स्टेशन में उनके द्वारा लवप्रीत सिंह तूफान को रिलीज करवाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ को अपने साथ ले जाकर हमला किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे पंजाब पुलिस के जवान भी इंजर्ड होते हैं और वो एक सेपरेट होमलैंड की मांग को भी अधिक पॉपुलर करने लगते हैं और भारत से अलग खालिस्तान की मांग को अधिक व्यापक स्तर पर उठाना शुरू कर देते हैं और उनको बाहर से भी बहुत ज़्यादा समर्थन मिलना शुरू होता है। लेकिन इसी के बीच सरकार के द्वारा इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अमृतपाल के खिलाफ एक वारंट इशू किया जाता है और 37 दिनों की मशक्कत के बाद 23 अप्रैल 2023 को अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाता है और उनको असम डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि पुलिस और उनके समर्थकों के बीच में दोबारा से जिस तरीके की घटना अंजनाला पुलिस स्टेशन में हुई थी उस तरीके की घटना को रोका जा सके और पंजाब में शांति बनाई रखी जा सके। खालिस्तान को समर्थन भारत में ही नहीं बाहर मिल ही रहा है, ये सबको ही पता है। खालिस्तान का सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर, जिसको कनाडा में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई, इस घटना से भारत और कनाडा के संबंधों में भी तनातनी बढ़ने लगी और वहीं अभी यूएस के द्वारा भी यूएस सिटीजन गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो भारत में एक टेररिस्ट है, भारत के द्वारा एडवर्स लिस्ट में उसको एक टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है, वो यूएस का सिटीजन है और यूएस के द्वारा भारत को चेतावनी दी गई है कि वो अमेरिका की धरती पर किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन कैरी आउट ना करे। और खालिस्तान की मांग भारत में ही नहीं, बाहर तो पॉपुलर है ही, जिस कारण भारत के विदेशी देशों के साथ भी संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। कनाडा के द्वारा अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया गया, वहीं यूएस के द्वारा भी यूएस की धरती पर कोई ऑपरेशन न करे, इसको लेकर भी चेतावनी दी गई है। भारत की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ रही हैं और साथ ही फॉरेन रिलेशन भी तनावपूर्ण बन रहे हैं। भारत किस तरीके से इस चुनौती से पार पा सकता है और क्यों कनाडा खालिस्तान के समर्थन में खड़ा होता है, क्यों ब्रिटेन में खालिस्तान को लेकर जब एक रेफरेंडम आयोजित किया जा रहा था, भारत के द्वारा चिंता जाहिर करने पर भी उसको नहीं रोका गया और इनका भारत की विदेश नीति पर किस तरीके से असर हो रहा है, इनसे संबंधित इवेंट्स को हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मनीष कुमार।